हेल्थ इज़ वेल्थ के इस एपिसोड में चर्चा जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य समस्याओं की। देश में जनजातीय समुदाय की जनसंख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है और यह देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। यह समुदाय भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही पिछड़ा है। स्वास्थ्य मापदंड पर भी इस समुदाय की समस्या गहरी और व्यापक है। हमारे राज्य झारखंड में जनजातीय समुदाय की जनसंख्या राज्य के कुल जनसंख्या का 26.3% है। जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा के लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विकास के पास। नमस्कार, हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम के इस अंक में आज का हमारा विषय है ट्राइबल हेल्थ इश्यूज इन इंडिया, यानी कि जनजातीय समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जब हम जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात करते हैं तो उसमें 4 तरह की बीमारियां मुख्य रूप से हैं, जिसमें पहला है कुपोषण, दूसरा है संक्रामक बीमारियां, तीसरा असंक्रामक बीमारियां और चौथा मानसिक रोग। तो जब हम संक्रामक रोगों की बात करते हैं तो उसमें मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस मुख्य रूप से आते हैं, और जो असंक्रामक रोग हैं उसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर मुख्य रूप से आते हैं। इसके अलावा मानसिक समस्याओं में जो एडिक्शन है वो एक प्रमुख समस्या है। तो जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसमें जो स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए कुछ मानक हैं। मैं चाहता हूं कि उन मानकों के बारे में दर्शकों को कुछ जानकारी दे दूं, जिससे पता लग जाएगा कि जो ट्राइबल एरियाज हैं और जो जनरल एरियाज हैं उनके बीच में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो किस तरह से डिफरेंट है और किस तरह से ज्यादा या कम है। तो इस मानकों में सबसे पहले आता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से हमारा तात्पर्य यह है कि प्रति 1000 लाइव बर्थ पे, यानी कि 1000 बच्चों का जो जन्म होता है उसमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज में, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों में करीब 44.4 का है, और यही आंकड़ा जो साधारण इलाकों में 40.7 का है। इसी तरह से नियोनेटल मोर्टालिटी रेट जो है वो आदिवासी समुदाय में 31.3% है, जबकि वही जनरल पॉपुलेशन में, सामान्य इलाकों में 23.2% है। तो कहने का मतलब, और ये आंकड़े जो मैंने बताए वो 2015-16 के हैं। तो कहने का मतलब है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जितना ज्यादा है, हेल्थ की समस्या उतनी ही गंभीर मानी जाएगी। तो इन आंकड़ों से साफ पता लगता है कि जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है और नियोनेटल मोर्टालिटी रेट है वो दोनों ही बहुत ही बड़ी मात्रा में सामान्य जो इलाके हैं हमारे देश के उनसे ज्यादा हैं। तो ये इस बात को इंगित करता है कि जो हेल्थ इश्यूज हैं वो जो ट्राइबल एरियाज हैं उसमें ज्यादा है। इसी तरह से अगर हम अंडरवेट चिल्ड्रन की बात करें तो 5 साल से कम उम्र में जो अंडरवेट चिल्ड्रन हैं उनका 45%, जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें 45% बच्चे जो हैं वो अंडरवेट हैं, 5 साल से कम उम्र वाले, और यही आंकड़ा सामान्य इलाकों में 35.7 है। तो इस आंकड़े में भी जो आदिवासी क्षेत्र है पीछे रह रहा है। तो ये जो आंकड़े हमको ये दर्शाते हैं कि जो डिजीज का बर्डन है वो जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा है। तो अब हम बात करते हैं क्रमशः जो प्रमुख बीमारियां हैं आदिवासी क्षेत्रों में जो हमको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम संक्रामक रोगों की बात करें तो इसमें 2 रोग प्रमुख रूप से आते हैं। एक है मलेरिया और दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो सामान्य इलाके हैं हमारे, जो देश के अन्य भूभाग हैं, वहां पे प्रति 1 लाख की जनसंख्या पे करीब 256 लोग को ट्यूबरकुलोसिस होता है, और वहीं जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पे प्रति 1 लाख की पॉपुलेशन पे 703 लोग टीबी के मरीज होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ट्यूबरकुलोसिस का जो बर्डन है वो जनजातीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है, और शायद इसीलिए जो रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम 2015 में आया था उसमें जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से प्रावधान रखे गए थे, और इन प्रावधानों में
इसमें जो कुछ मुख्य बातें हैं उनका मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले है कि टीबी का इलाज तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में मिलता ही है। इसके अलावा अगर जनजातीय क्षेत्र से किसी टीबी के मरीज को दूर किसी हॉस्पिटल में जाना है तो उसके लिए उसको और उसके अटेंडेंट को आने जाने का जो यात्रा का भत्ता है वो सरकार देगी। इसके अलावा मेंटेनेंस अलाउंस भी दिया जाएगा और जो स्टाफ हैं, हेल्थ केयर वर्कर जो टीबी के रोकथाम में लगे हुए हैं, उनकी ट्राइबल एरिया में अगर पोस्टिंग होती है तो उनको सैलरी थोड़ी ज्यादा दी जाएगी। इसके अलावा मोबाइल टीबी डायग्नोस्टिक वैन का भी प्रोविजन है जो कि ट्राइबल इलाकों में जाएंगे, टीबी की केसेस की स्क्रीनिंग करेंगे और जो केसेस आइडेंटिफाई होते हैं उनको उनका इलाज शुरू करेंगे और उनके इलाज की मॉनिटरिंग करेंगे कि सही समय पे पूरी तरह से इलाज चल रहा है कि नहीं। इसी तरह से अगर हम मलेरिया की बात करें तो एक तथ्य है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो पूरे देश की पॉपुलेशन का 8% है। तो हमारी पूरी जनसंख्या में 8% ट्राइबल लोग हैं और जबकि जो हमारे देश में जितने मलेरिया के केसेस होते हैं उसका 30% आदिवासी क्षेत्रों में मिलता है। तो मलेरिया का बर्डन डेफिनेटली डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई है आदिवासी क्षेत्रों में। और एक और चिंताजनक बात यह है कि जो आदिवासी क्षेत्रों में जो मलेरिया होता है मुख्यतः वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया। और ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया का सबसे गंभीर प्रजाति है और जो डेथ होते हैं वो सबसे ज्यादा फैल्सिपेरम मलेरिया के इन्फेक्शन से ही होता है। तो चिंताजनक बात यह है कि ज्यादातर मलेरिया जो ट्राइबल एरियाज में होता है वो फैल्सिपेरम मलेरिया है। इसीलिए जो वाहक नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया है क्योंकि मलेरिया जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो अगर हम मच्छरों के विकास को अवरुद्ध कर दे, रोक दे, तो ये बीमारी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी और इसके लिए काफी विस्तृत कार्यक्रम बना हुआ है और ट्राइबल एरियाज में इसको और अधिक सक्रियता से चलाया जाता है। इसी तरह से अगर हम कुष्ठ रोगों की बात करें, लेप्रोसी की, तो लेप्रोसी का जितने भी केसेस आते हैं भारत देश में उसमें से 19% शेड्यूल्ड ट्राइब के केसेस होते हैं और 19% शेड्यूल्ड कास्ट के होते हैं। तो जो ये कुष्ठ रोग का जो बर्डन है वो भी आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई है। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो सामान्य वर्ग से काफी ज्यादा है। तो ये मुख्य संक्रामक रोग थे जिनकी मैंने चर्चा की। अब हम बात करते हैं असंक्रामक रोग की। तो जो कुछ आंकड़ों के मुताबिक जो 1/4 पॉपुलेशन है ट्राइबल एरिया का वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और उसमें भी मुख्यतः हाइपरटेंशन से ग्रसित है। और इसके कुछ कारण गिनाए जाते हैं, वो ये हैं कि अल्कोहल का एडिक्शन या फिर टोबैको का एडिक्शन या फिर एक जो सेडेंट्री अभ्रमणशील जो जीवन शैली होती है उसको इसमें एक मुख्य कारक के रूप में माना गया है। इसके अलावा जो आनुवंशिक रोग हैं उसमें भी देखा गया है कि जो सिकल सेल डिजीज है वो जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पर 86 लाइव बर्थ पे एक सिकल सेल एनीमिया के रोगी का जन्म होता है। तो ये जो आंकड़ा है ये बहुत हाई है, ये बहुत हाई डिजीज बर्डन है। तो इसी के अलावा जो एक G6PD डेफिशिएंसी नाम की डिजीज होती है वो भी देखा गया है कि तुलनात्मक रूप से आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। अब अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करें तो जो 15 से 54 साल के जो उम्र का वर्ग है उसमें करीब 72% ट्राइबल पीपल जो कि 15 से 54 साल के एज ग्रुप में है, ये पाया गया है कि वो तंबाकू का सेवन करते हैं। और इसी तरह से करीब 50% जनजातीय समुदाय के लोग किसी न किसी फॉर्म में शराब का सेवन करते हैं। तो ये दोनों ही जो ये नशा है ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है और इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हृदय रोग से संबंधित जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं। उसी तरह से इसलिए ये जो एडिक्शन है चाहे वो टोबैको का हो या फिर अल्कोहल का हो, जो ये जनजातीय समुदाय को बहुत ही एडवर्स तरीके से, विपरीत तरीके से अफेक्ट करता है और इसकी रोकथाम की जरूरत है, काफी सक्रियता की जरूरत है इस मामले में। इसके अलावा जो ट्राइबल लोग हैं वो कुछ और विशेष बीमारियों या परिस्थितियों का सामना करते हैं, जैसे कि एनिमल बाइट, स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट, जो कि आम क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो डिजीज बर्डन है और
जो ये जो स्वास्थ्य के जो मानक हैं, हमने देखा कि ये जनजातीय क्षेत्रों में काफी कम है। तो इसीलिए जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया, जिसके तहत नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो हेल्थ सब सेंटर है वो प्रति 3,000 की पॉपुलेशन पे बनाया जाएगा और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो 20,000 के पॉपुलेशन पे बनेगा। इसी तरह से हर 80,000 ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहेगा। लेकिन फिर भी जो ये इतनी गंभीर समस्याएं हमारे आदिवासी समुदाय के लोग फेस करते हैं, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से 2013 में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर अभय भांग की नेतृत्व में कुछ अनुशंसाएं दी गई। तो इन अनुशंसाओं के कुछ जो प्रमुख बिंदु हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो इसमें जो सबसे मुख्य अनुशंसा वो ये है कि जो हेल्थ केयर का सेटअप है ट्राइबल एरियाज में, वो मुख्यतः लोकल लोगों से ही आना चाहिए। यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो कोई स्थानीय आदिवासी या जनजातीय समुदाय का ही व्यक्ति होना चाहिए। इससे ये होगा कि जो सस्टेनेबिलिटी है और इफेक्टिवनेस है, जो आदिवासी समुदाय के ही व्यक्ति अगर उस हेल्थ सेंटर में काम करेंगे या फिर उनको नॉलेज हो जाएगा, तो हम उस हेल्थ केयर के उस स्टाफ को रिटेन कर पाएंगे और वो लोग सोसाइटी में, आदिवासी समुदाय में अच्छे से उसमें मिलजुल के काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रभावी नीति है जिसके थ्रू हम हेल्थ के सेटअप को और उठा सकते हैं। इसके अलावा जो एक और अनुशंसा की गई थी वो ये थी कि जो हेल्थ सेटअप है आदिवासी क्षेत्रों में, उसका मुख्य केंद्र डॉक्टर्स को ना बनाया जाए। और इसके पीछे काफी साउंड लॉजिक है। वो ये है कि डॉक्टर्स को ट्राइबल क्षेत्र में या सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है वहां पे रिटेन करना एक बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। और इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल ग्रोथ का कम होना उन क्षेत्रों में, या फिर सोशल इंटरेक्शन कम होना, या फिर एक अपना जो लाइफस्टाइल है, अपने घर से दूर जाने में एक जो रिलक्टेंस है डॉक्टर्स के मन में, उसकी वजह से थोड़ी सी रिक्तता है। तो अगर हम ट्राइबल हेल्थ जो स्ट्रक्चर है उसमें उसका केंद्र बिंदु डॉक्टर को ना बना के मिड लेवल वर्कर को बनाएंगे तो ये ज्यादा प्रभावकारी होगा। और इसमें जो आशा वर्कर्स हैं उसके रोल को एक्सपैंड करने का सुझाव दिया गया है। तो जो आशा वर्कर हैं उनको हेल्थ से रिलेटेड इशू के बारे में उनको जागरूक करके, और स्क्रीनिंग कैसे करनी है, और कोई बीमारी का पता लग जाए तो उसको कैसे आगे की तरफ रेफर करना है, ये सारी जानकारी हम आशा वर्कर को दे दें तो ये वो एक बहुत अच्छी कड़ी साबित होगी। इसी तरह से एक प्रावधान किया गया है कि जो मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको ब्रिज कोर्स करवाया जाए। इसके अलावा एक अनुशंसा ये भी की गई है कि जो ट्राइबल एरियाज है उसमें डेडिकेटेड मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में हो, और एक्सक्लूसिवली उसमें ट्राइबल स्टूडेंट्स का एडमिशन हो, उन्हीं को पढ़ाया जाए, जिससे कि वो उन्हीं क्षेत्रों में जाके फिर से अपना सेवादान कर सके। और अगर ट्राइबल एरिया में एक मेडिकल कॉलेज जैसा एक बड़ा हेल्थ सेटअप होगा तो वो एक बहुत बड़े एरिया का जो जितने भी हेल्थ नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सकता है। तो ये कुछ अच्छी रिकमेंडेशंस हैं जिसके द्वारा ये आशा की जाती है कि जो ये ट्राइबल क्षेत्र के जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको प्रभावकारी रूप से उनका निदान किया जा सकता है, और उनके हेल्थ के स्तर को, उनके स्वास्थ्य के मानकों को बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।